अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में पढ़ा है। अब हम ये देखेंगे कि उसमें हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें कोई भी एक प्रोग्राम गिवन हो, कोई भी एक एल्गोरिदम गिवन हो, तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है। पिछले सब्जेक्ट में जब आप लोग डाटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, समझाया था स्टार्ट में ही कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस कदर इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी एल्गोरिदम के लिए या किसी भी प्रोग्राम के लिए। और हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट सूटेबल है। उस टाइम हमने सिर्फ और सिर्फ ये बातें की थी कि ये क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन अब इस सब्जेक्ट में, एनालिसिस के सब्जेक्ट में, हम लोग एक्चुअली फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड किया जाता है, किस तरीके से हम एक इक्वेशन बनाते हैं। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में देखा और उसकी इक्वेशन को ड्राइव करना सीखा। और आज जो है वो हम ये देखेंगे कि सारी की सारी टोटल किस तरह की जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज निकल सकती हैं किसी भी एक एल्गोरिथम के लिए। तो उसको एसिम्प्टोटिकली डिफाइन करना या उसको शो करने के जितने भी मेथड्स हैं वो आज हम देख लेंगे। स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देती हूँ स्टूडेंट्स। वैसे ये एक वेबसाइट है, आप लोग इसको इसी के नाम से सर्च कर लीजिएगा। और अदरवाइज मैं आपके साथ ये पीडीएफ फाइल भी जो है वो शेयर कर दूंगी। दूसरी बात ये कि बाज़ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम आप थोड़ा जूम कर दिया करें पीडीएफ की फाइल को दूसरे किसी सब्जेक्ट में। आपके साथ तो फर्स्ट टाइम ही पीडीएफ के साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। तो बेटा अगर आपको ये प्रॉब्लम हो ना कि आपको सही नज़र ना आ रहा हो और ये जो टेक्स्ट है ये ब्लर हो, तो आप एक दफ़ा अपने यूट्यूब की जो वीडियो की सेटिंग है उसमें जाके इसकी स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है उसको चेंज कर लीजिएगा, 360 पे कर लीजिएगा तो वो सही से आपको नज़र आ जाएगी। 360 या फिर 480 तक कर लीजिएगा। अदरवाइज जब थोड़ा नेट की स्पीड कम हो तो ऑटोमेटिकली वीडियो की क्वालिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, अदरवाइज क्लियर होती है। जिनको थोड़ा नेट का इशू हो उनके साथ होता है ये मसला, अदरवाइज आपको सही नज़र आ रही होती है। अच्छा जी, अब आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दी गई है। अब आप इसमें देख लें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो सी हैं कौन कौन सी होती हैं जी हमारे पास। पहले तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। एक होती है, चाहे आप इसको अपने उस पर लिख लें रजिस्टर के ऊपर, अपने नोट खुद बनाया करें हमेशा ताकि आप स्मार्टली जो है ना वो लास्ट टाइम पे पढ़ सकें इसको। सबसे पहली है हमारे पास कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसको हम कैसे शो करेंगे, बिग ओ नोटेशन, या इसको ऑर्डर ऑफ भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ओ है आपको पढ़ाया था कि ये बिग ओ को शो करता है जो कि वर्स्ट केस के लिए फाइंड किया जाता है। इसके अलावा इसको हम ऑर्डर ऑफ एन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड हो गई। इसका ग्राफ साथ साथ देखते जाएं, बाकी इसकी डिटेल में आपको बताती हूँ। अगर हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर इनपुट डाटा साइज हो और हमारे वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो, तो उनके दरमियान लीनियर ग्राफ को शो करने के लिए डेफिनेटली लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को शो करने के लिए एक लीनियर ही ग्राफ बनाया जाता है। दो हो गई। तीन, क्वाड्रेटिक। चार, एक्सपोनेंशियल। पांच, दैट्स इट। ये मेजर जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो ये पांच होती हैं। आप इसको देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये लीनियर कांस्टेंट के लिए है, ये लॉगरिथमिक के लिए है, ये लीनियर के लिए है, क्वाड्रेटिक के लिए, और ये जो है वो एक्सपोनेंशियल के लिए है। लेकिन इसकी एक सीरीज मैं आपके साथ जो है ना वो इस वीडियो के लास्ट पे शेयर करूंगी, जिससे आपको इसको याद करने में जो है वो याद रखने में आसानी हो जाएगी कि ये किस तरीके से है। और उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर ये होगा कि छोटे से हम बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। ओके, फिलहाल
हम डिस्कस कर लेते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो स्टूडेंट्स पहली बात ये, चाहे आपकी 1000 लाइंस हो, चाहे आपकी 1 लाइन ऑफ कोड हो, लेकिन जब आप इसको कह सकते हैं ना कि इस एल्गोरिथम ने हमेशा एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, एनी साइज ऑफ अरे के लिए, एनी नंबर ऑफ एन के लिए, ठीक है, एलिमेंट्स या साइज या एन, अगर उसका नंबर हमारे पास क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो प्रोग्राम जो सा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कांस्टेंट लिखेंगे। उसको आप किस तरीके से शो करेंगे, ऑर्डर ऑफ 1 के तरीके से शो करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका अगर थोड़ा बताती रहूँ साथ साथ लिखकर, हम लोग लिखते हैं लाइक 10 की पावर 2, और दूसरे एल्गोरिथम में हम लिख देते हैं 10 की पावर 8 कर देते हैं जी। अब आप मुझे बताएं बड़ा कौन सा है, किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस टाइम पे आपको ज्यादा फील हो रही है। 2 की पावर 10 करेंगे तो ये तकरीबन कोई बन जाएगा 100। 2 की पावर, ओ सॉरी, 10 की पावर 8 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 8 सिफर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये तकरीबन साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एक बड़ी रकम है और 100 जो है वो एक छोटी रकम है। अगर हमने किसी चीज की गिनती करनी है, चाहे वो पैसों की हो चाहे वो आइटम्स की हो, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली रकम बड़ी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी एल्गोरिदम, इन ये दोनों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, इसकी जी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1, और इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, एक कांस्टेंट अदर हैं, जिसका ग्राफ जो है वो इस सूरत में बनेगा, जो उसकी इनपुट वैल्यू होगी उसी के हवाले से उसकी जो सी है वो उसका ग्राफ बनेगा। वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे डाउन नहीं करेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला प्रोग्राम है। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एल्गोरिथम विद कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टेक अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम, जितना मर्जी टाइम हो लेकिन कांस्टेंट होगा, टू रन इंडिपेंडेंटली ऑफ द साइज ऑफ एन, के एन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। they don't change their runtime in response to the input data। input data उसका कोई भी हो, उसका runtime change नहीं होना, which makes them the fastest algorithm out there। तो इस वजह से हम कहेंगे कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा के लिए कांस्टेंट ही होगी। अब आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। रीड करने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ लिया करें एक दफा। उसके बाद है हमारे पास लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। आगे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ भी जो है वो एक लीनियर टाइम सॉरी लीनियर लाइन के अंदर ही है। इसमें क्या होगा कि जितना नंबर ऑफ साइज होगा, जितना नंबर ऑफ एन होगा, उसी हिसाब से जो है वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ते जाएंगे। अगर यहाँ पे 5 इनपुट डाटा है तो उसका नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी क्या हो जाएंगे, उसी पॉइंट के ऊपर 5 हो जाएंगे। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आएगा n और यहाँ पे आएगा t। ठीक है, अब ये आपका आपकी मर्जी क्या है कि आपने किस तरीके से इसके जो उनसे वो वेरिएबल सेट करने हैं, कि इनपुट डाटा साइज लिखना है, कि n लिखना है, या नंबर ऑफ ऑपरेशंस लिखना है, और टाइम लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ग्रोज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द इनपुट। कौन सा प्रोपोर्शन है जी, डायरेक्ट है। यू आर फेसिंग लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको बिग ओ एन कहते हैं। ठीक हो गया। algorithms with this time complexity will process the input n in n number of operations। जितनी इनपुट साइज है उतना ही टाइम लग रहा है। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है साइज के, इस वजह से ये एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ शो करेगा। इसकी भी एग्जांपल वगैरह जो भी यहाँ पे है आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है जी लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये चीज याद रखनी है, जहां पे लॉग आ जाता है स्टूडेंट्स, वो चीज कम होती है। ठीक है, अब कम होती है, इसका ऑर्डर खैर मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन लीनियर से छोटा होता है लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
अब इसमें क्या होगा, इसका ग्राफ आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब लीनियर का ये इस तरीके से था, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि लीनियर से छोटा इसका ग्राफ बन रहा है। तो मैं यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि लॉग वाली वैल्यू क्या होगी, हमेशा छोटी आएगी। आप चाहें तो एन की कोई भी सेम वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं, लेकिन हमने ट्राई करना होता है कि हम थोड़ी सी ना बड़ी वैल्यू रखें ताकि हमारे पास डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो। अगर आप सिर्फ 1 1 ही पुट करेंगे या 2 2 ही पुट करेंगे तो इन कम्प्लेक्सिटीज के दरमियान फर्क देखना और याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एल्गोरिदम विद दिस complexity make computation analyzing fast, हम अच्छे तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हैं। एन एल्गोरिदम इज said to run in algorithmic time if its time execution is proportional to the logarithmic of the input size, अगर वो proportional हो एक logarithmic तरीके से उसके n के ऊपर या इनपुट साइज के ऊपर। दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द टाइम इट टेक्स टू परफॉर्म ईच सबसीक्वेंट स्टेप, कि अगर हमारे पास n की वैल्यू बढ़ भी रही है तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस इतनी तेजी से ऊपर की तरफ ये बढ़ नहीं रहे, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा उनमें फर्क पड़ रहा है। उसका प्रपोर्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं है बल्कि लॉगरिथमिक है। The time is decreased at a magnitude that is inversely proportional to the size of n, ठीक है, वो इतना डायरेक्टली नहीं है बल्कि वो थोड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ n के ऊपर, n की वैल्यू के ऊपर। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आप लॉगरिथमिक तरीके से देख सकते हैं कि टाइम जो सा है वो 5 पे नहीं जा रहा बल्कि कोई 1.5 या 2 तक उसकी वैल्यू जा रही है। इसकी भी एग्जांपल आप पढ़ लें, इसमें डिवाइड एंड कनकर वाली टेक्निक भी आ जाएगी, ये आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। हम डिवाइड करते हैं, हर एक पार्ट को सॉल्व करते हैं और उसको अप्रोप्रिएटली फिर उसके आंसर्स को या उसके रिजल्ट को कंबाइन कर दिया जाता है। ये आपने एग्जांपल इसकी पढ़ लेनी है। इस लॉगरिथमिक के अलावा एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक जो लॉग की ही फैमिली में फॉल करती है वो ये होती है ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ log n, ठीक है, तो ये log n से भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसका मैं ना आपको एक ग्राफ दिखाऊंगी जरा ढूंढ के वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर, जिसमें सारी की सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हो, वो याद करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है जी हमारे पास ये फोर्थ फैमिली है आई गेस, ये है क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ आपके सामने है। अगर आपका इनपुट डाटा एक तनासुब पे बढ़ रहा होता है तो आपका टाइम जो है उससे डबल तनासुब पे बढ़ रहा होता है। मतलब अगर इनपुट साइज 1 से 2 तक पहुंचता है तो आपका टाइम जो सा है वो 1 से 2 नहीं बल्कि कोई 3.5 या 4 तक पहुंच जाता है। तो ये क्या, ये किस में फॉल करेगा, ये तकरीबन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वाड्रेटिक में फॉल करेगा, जिसमें n की पावर स्क्वायर में हम लोग लेंगे। अच्छा, इट टेक्स टू रन ग्रोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द साइज ऑफ इनपुट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनपुट के साइज के स्क्वायर के ऊपर। In most scenario and particularly for large data sets, algorithm with quadratic time complexity take a lot of time to execute and should be avoided। जैसे कि आपके nested loops होते हैं, एक लूप ने तो चलना ही होता है एंड टाइम, दूसरा लूप उसके अंदर होता है जिसकी वजह से बाहर वाला लूप डबल टाइम चलता है। इस तरह से हम कहते हैं कि ये n मल्टीप्लाई n मतलब n स्क्वायर के अंदर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ये देखें जैसे कि फोर नेस्टेड फोर लूप्स में ये काम होता है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर में आती है। उसके बाद आ गया है जी हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये फिफ्थ टाइप ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसमें क्या होगा कि 2 के ऑर्डर में जो है वो हमारा इनपुट साइज फॉल करेगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ये उससे भी ज्यादा होता है। एक तो था ना कि n का स्क्वायर, और अब ये क्या है 2 का 2 की पावर n, ठीक है, जितना नंबर ऑफ साइज बढ़ेगा उतने ही ऑर्डर हमारा टाइम भी जो है वो बढ़ता जाएगा। अब अगर आप इसके अंदर n की वैल्यू पुट करें तो मैं कहती हूँ 5 पुट कर लें जी n की वैल्यू, तो 5 स्क्वायर क्या होगा 25 बनेगा, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे n की वैल्यू पुट करें तो 2 की पावर 5 क्या होता है,
32। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू भी n की जगह पे पुट करते हैं तो आंसर बड़ा हो जाता है, और अगर इसी तरह से हमने यहाँ पे 100 पुट किया हो तो उसी हिसाब से जो है वो 2 की पावर 100 पता नहीं क्या चीज निकल के आ जाएगी सामने। ओके, तो ये क्या है जी, हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि सबसे ज्यादा हाई रेट रखती है। इसमें हमारे पास ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम्स आ जाते हैं। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि एक्सपेक्टेड जितने भी आंसर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे हम अप्लाई करके देखते हैं, कोई ना कोई उसमें से एक जो है वो राइट हो जाता है, जिसमें हम डोमेन्स भी लेते हैं, जिसमें सारी प्रोबेबिलिटीज को चेक करते हैं, वो ये तमाम चीजें होती हैं जी ब्रूट फोर्स के अंदर। ये क्रिप्टोग्राफी क्या चीज होती है ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वगैरह क्या होता है, ये तमाम चीजें मेरा ख्याल है आपका सब्जेक्ट है एक सिस्टम सिक्योरिटी का, नेटवर्क सिक्योरिटी, तो इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। अच्छा, ये आपके पास आ गया है मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का सारा चार्ट। सबसे पहले हमारे पास कांस्टेंट था, दूसरे नंबर पे लॉग एन आएगा। अब आप लॉग एन से भी छोटी और कांस्टेंट से बड़ी कौन सी मैंने आपको बताई थी कि आप इस पूरी का एक और दफा लॉग ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मजीद छोटा हो जाएगा। अगर इसको 3 दफा लॉग ले लेंगे तो वो किसी इस जगह पे फॉल करेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि जितनी दफा हम लॉग लगाते जाएंगे अपने एन के ऊपर या इनपुट साइज के ऊपर, उतनी वो वैल्यू छोटी होती जाएगी, लेकिन सबसे छोटी कौन सी है जी, कांस्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक इसके यहाँ पे आ सकती है। अगर 3 टाइम नेस्टेड लूप लगा होगा तो वो n की पावर 3 हो जाएगी। इस तरीके से बाद में हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर जो भी डाटा है या जो भी वैल्यू है। तो ये हमारी जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं मेन, जिनको हम लोग बाद में यूटिलाइज करेंगे। आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स करके दिखाऊंगी कि अगर कोई एल्गोरिदम या कोई भी प्रोग्राम हमारे सामने लिखा हो तो हम किस तरीके से उसकी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं कि जी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलेगी। और ये क्यों निकाली जाती है जी, ये बेस्ट केस के लिए, एवरेज केस के लिए और वर्स्ट केस के लिए, तीनों के लिए हम इसमें क्या करते हैं, बिग ओ नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअली हम उसमें वर्स्ट केस को डिफाइन करना चाह रहे होते हैं। आपको पता है बेस्ट केस के लिए हमारे पास जो सा है वो ओमेगा, और एवरेज केस के लिए थीटा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को इक्वेशंस को निकाल रहे होते हैं तो ज्यादातर जो है वो बिग नोटेशन को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वर्स्ट केस को भी शो करती है और बाकी सब के लिए भी यही इस्तेमाल कर ली जाती है। इसके अलावा आप इसको थोड़ा रीड कर लें। कोई क्वेश्चन हो, लास्ट टाइम भी मैं आप लोगों की थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं ले सकी थी ऑनलाइन, तो जो भी मसला मसाइल हो स्टूडेंट्स आप कमेंट्स कर दिया करें ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और वो कमेंट्स जो से हैं वो ऑनलाइन सेशन में मैं पढ़ के आपके सामने आपको आंसर कर दिया करूंगी। मुझे पता है आपके क्वेश्चन जो से हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी के माइंड में आ भी जाता हो, कोई तवज्जो दे भी देता हो, तो वो भूल जाता होगा। इस वजह से कमेंट कर दिया करें, चाहे गूगल क्लासरूम पे चाहे यूट्यूब पे, जहाँ मर्जी कमेंट कर दिया करें, ताकि मैं आपको ना साथ साथ उसको ऑनलाइन सेशन में खोल के ओपन करके रीड करके आंसर कर दिया करूँ। ओके जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपकी वीडियो के अंदर हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अल्लाह हाफिज, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें स्टूडेंट्स।